मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 6 फरवरी 2024 के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस। और जो भी यहाँ पर आर्टिकल्स डिस्कशन किए जाएंगे उनका अगर आपको पीडीएफ चाहिए या फिर इमेजेस चाहिए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर डेली बेसिस को वो आपको अपलोड होते हुए मिल जाते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले पेज से, जो कि पहला आर्टिकल बात कर रहा है विद 47 वोट्स चंपाई गवर्नमेंट विंस द फ्लोर टेस्ट। देखिए, एक फ्लोर टेस्ट किया गया था, झारखंड की ये बात हो रही है। झारखंड के जो सीएम है या फिर अर्स्ट वाइल सीएम हम उनको बोल सकते हैं, क्योंकि अब उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है गवर्नर को। यहाँ पे क्यों रिज़ाइन किया है? क्योंकि वहाँ के जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, ईडी है, उन्होंने इनको मनी लॉन्ड्रिंग और उसके अलावा जो एक लैंड से रिलेटेड यहाँ पर कुछ इश्यूज़ मिले हैं जिसमें करप्शन में इनको पकड़ा गया है, पाया गया है, दोषी पाया गया है। और अब हम देखेंगे कि ये दोषी है या नहीं है। अकॉर्डिंग टू ईडी येस ही इज़ कल्प्रिट, अकॉर्डिंग टू हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हम देखेंगे कि वो है या नहीं है। लेकिन उन्होंने क्योंकि रिज़ाइन दिया तो गवर्नर के पास अब यहाँ पर क्या काम बचा था? अगर हम देखेंगे तो गवर्नर के पास काम होता है कि जो भी मेजोरिटी को अपनी अगर यहाँ पर सिद्ध कर पाते हैं तो वो क्या बन जाएंगे, नई गवर्नमेंट यहाँ पर बना लेंगे। अगर कोई भी मेजोरिटी को सिद्ध नहीं कर पा रहा है तो फिर क्या होगा? उसके बाद गवर्नर खुद से यहाँ पर किसी को या फिर कोई अपोजिशन का लीडर है उनको यहाँ पर चुन सकते हैं। वो भी अगर नहीं कर पा रहे हैं तो गवर्नर यहाँ पर प्रेसिडेंट के ऊपर छोड़ देंगे कि वो आए और दोबारा से इलेक्शन करवाए जाए। लेकिन अभी हमने देखा कैसे इलेक्शन जो है वो दोबारा से नहीं हुए, क्योंकि 47 वोट के साथ जिनको चंपाई को यहाँ पर मेजोरिटी अपनी प्रूव करनी थी, उन्होंने अपनी मेजोरिटी को प्रूव कर दिया है। ये हमारे पास एक न्यूज़ थी। नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं, जहाँ पर एक आर्टिकल दिया गया है पीपल डाइंग विदाउट ट्रीटमेंट, रैंप अप हेल्थ फैसिलिटीज़। हाई कोर्ट का ये बयान है। दिल्ली के हाई कोर्ट ने डिमांड्स की हैं कि कैसे जो हेल्थ केयर यहाँ पर है उसको, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाए, अपग्रेड किया जाए। स्टाफ जो यहाँ पर है उनको ज़्यादा बढ़ाना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ये बोला गया है? क्योंकि यहाँ पर एक रिपोर्ट हुई है हाई कोर्ट ने, ये जो इशू है एडिक्वेट नंबर का हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ का, खासकर जिसकी जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो इतनी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ रही है और उसके बाद जो उनका उचित हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ उनको मिलनी चाहिए, वो उनका एक अधिकार है, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करते हुए बोला है कि कैसे दिल्ली के अंदर भी हम देख पाएंगे यहाँ पर 30 मिलियन लोग रहते हैं, यानी लगभग 3 करोड़ लोग रहते हैं। और इन 3 करोड़ लोगों के ऊपर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में केवल 6 सीटी स्कैन मशीन ही यहाँ पर हैं। तो 6 ही सीटी स्कैन की मशीन्स के होते हुए ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन सामने आई हुई है, चाहे हम गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में देखें या फिर हम जो जनरल पॉपुलेशन है उनके लिए इसको देखा जाए। और क्या क्या इशू बताए गए हैं? बताया गया है कि कैसे फैसिलिटीज़ और जो स्टाफ है उन दोनों की ही शॉर्टेज यहाँ पर है गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स के अंदर। हाई कोर्ट ने इस पर अपनी आवाज़ उठाई, अपना जो कंसर्न है वो भी दिखाया कि लोगों को इसकी वजह से प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है। तो पीपल को यहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से लोगों की ज़िंदगियाँ जा रही हैं, वो मर जाते हैं। और इन्हीं कारणों की वजह से जो वैकेंसीज़ वगैरह है उनको फिल करने के लिए यहाँ पर कड़े कदम उठाने चाहिए। फिर एक मिनिस्टर्स की रिपोर्ट आई है, एक्यूजेशंस लगाए गए हैं। जैसे जो हेल्थ मिनिस्टर है यहाँ पर सौरभ भारद्वाज, वो इंस्पेक्शन करने जाते हैं दिल्ली के अंदर। यहाँ पर 39 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं जिनमें स्टेटस जो है वो दिखाते हैं कि हेल्थ केयर के ऊपर काफ़ी ख़राब है, क्वालिटी जो है वो काफ़ी ख़राब है। फिर एक PIL होती है, ये डिस्कशन जो है उठता है PIL के जब केसेस लगते हैं 2017 से, और वो बताते हैं कि जो ICUs होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर, वेरियस पूरे ऑल इंडिया ये बात हो रही है, उनमें यहाँ पर फैसिलिटीज़ बहुत कम है। और बेंच क्वेश्चन करता है इसके पीछे कि सिर्फ 6 सीटी स्कैन की मशीन्स इतनी वास्ट पॉपुलेशन के लिए, तो बहुत ही ख़राब बात है। सॉल्यूशन के लिए हाई कोर्ट ने बोला है कि कैसे इस पे काम होना चाहिए। और ये सिर्फ हाई कोर्ट की बात नहीं है, यहाँ पर हम दिल्ली की सिचुएशन, जो कि इंडिया की कैपिटल है, उसकी अगर सिचुएशन ऐसे देख सकते हैं तो सोच के देखिए, जो थोड़े पिछड़े राज्य हैं या जिनके इकोनॉमिक समृद्धि उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो उनके साथ भी ये स्टेटस जो है वो ओवरऑल इंडिया पे हम इसको देख पाएंगे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, जो
की है अ क्रिटिकल व्यू ऑफ द सैनिटेशन मिराकल इन रूरल इंडिया। देखिए ये आर्टिकल जो है ये लिखा गया है इंद्रानी डी के द्वारा, ये एक प्रोफेसर है रूरल मैनेजमेंट गुजरात के अंदर, और ये कहते हैं कि लास्ट डिकेड में पिछले एक दशक के अंदर हम देख सकते हैं कि इंडिया ने यहाँ पर काफ़ी रिमार्केबल स्ट्राइड्स किए हैं जब वो अपनी सैनिटेशन को, साफ सफाई को यहाँ पर बढ़ाना चाहते हैं, स्वच्छता लाना चाहते हैं। तो इस स्वच्छता के लिए इंडिया में बहुत सारा काम किया गया है इसको लाने के लिए, और बहुत सारे प्रोग्राम लगाए गए हैं, जैसे कि हम देखते हैं सेंट्रल रूरल सैनिटाइजेशन प्रोग्राम CRSP को हम देखेंगे। इसके अलावा टोटल सैनिटेशन कैंपेन यहाँ पर देखने को मिला है, बहुत सारे स्टेट में इनको लगाया गया, और स्वच्छ भारत मिशन जो ग्रामीण है SWM जी, ये तो ऑल ओवर इंडिया में देखा ही गया था। तो इससे सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, खास करके 2014 में जहाँ सैनिटाइजेशन कवरेज जो था उसको हम देख पाते थे 39%, वो अब यहाँ पर 2019 में 100% हो चुका था। लेकिन आप कहेंगे मैम ये कौन से सैनिटाइजेशन की बात हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है टॉयलेट्स का इस्तेमाल करने की, हाइजीन की बात करने की। तो पूरे इंडिया के अंदर यहाँ पर हम देख पाते हैं कि 100% जो कवरेज है मिशन ग्रामीण के तहत वो लोगों के घरों में यहाँ पर जो टॉयलेट्स हैं उनको बना दिया गया है। हाउएवर अभी भी यहाँ पर कुछ कंसर्न है, कुछ प्रॉब्लम्स है, जिसकी क्या कारण है? उन कंसर्न्स के बिहेवियर कारण है कि बहुत सारे गाँव के अंदर अगर पब्लिक टॉयलेट्स भी बना दिए गए हैं या फिर घरों में भी टॉयलेट्स बन गए तो उसके बाद में भी जो ट्रू इफेक्टिवनेस है वो देखने को यहाँ पर नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? अब यहाँ से हम एक नया कंसेप्ट लेके चलेंगे कि कैसे लोगों का बिहेवियर जो होता है उनके दिन प्रतिदिन में कैसे वो काम में आता है, और कैसे उससे बहुत सारे प्रोग्राम स्कीम जो कि बहुत ज़्यादा पैसे लगाकर यहाँ पर इम्प्लीमेंट की जाती हैं, बहुत सारा सोच समझ कर लगाई जाती हैं, वो भी कभी कभी अपना अच्छे से काम नहीं कर पाती है जैसा उनको सोचा गया हो। जैसे ही हम देखते हैं कि आर्टिकल में बताया गया है डाटा एंड बिहेवियर पैटर्न्स को यहाँ पर बात की गई है। कह रही है कि जो सक्सेस है सैनिटेशन कैंपेन की वो नेसेसरली इक्विटेड नहीं हुई है, क्योंकि एक बिहेवियर चेंज यहाँ पर लोगों में नहीं लाया गया। उनको अवेयर जो करना चाहिए था, जो कैंपेन होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए, और इसी वजह से जो लोग व्यवहार करते हैं, जैसे बहुत सारे घरों के अंदर टॉयलेट्स हैं लेकिन फिर भी वो उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं इंस्टॉलेशन होने के बाद भी। बहुत सारे कारण हो सकते हैं उसके, हो सकता है कि प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं की गई है उन टॉयलेट्स की, या फिर हम देख पाते हैं कि अनहाइजीनिक कंडीशंस हो सकती हैं, या कुछ सोशल नॉर्म्स ही ऐसे हैं कि यहाँ पर सब लोग इकट्ठे होकर कहीं पर बाहर जा रहे हैं, नॉर्म्स ही ऐसे हैं कि आप उनको इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती हैं, जिनके कारण से जो एक प्रोजेक्ट चलाया गया है वो पूरे तरीके से 100% हम नहीं कह सकते कि वो इफ़ेक्टिव है, वो पूरा का पूरा काम यहाँ पर करता है। दूसरा हम देखेंगे कि कैसे लैक ऑफ यूजेस देखने को मिलता है, डिस्पैरिटी भी है। स्टडीज़ ने कुछ इंडिकेट किया है कि टॉयलेट जो होते हैं एक्सेस एक्चुअल यूज़ में और वहाँ पर होने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इसका कारण है कई बार माल फंक्शनिंग हो जाती है फैसिलिटीज़ के अंदर, अनहाइजीनिक और पर्सनल रीजन होते हैं, सोशल नॉर्म्स रिलेटेड टू प्योरिटी कि आप पब्लिक जो टॉयलेट्स बनाए गए हैं अगर उनमें जाएंगे तो जो आपकी पवित्रता है, प्योरिटी है, वो ख़राब हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर अहम भूमिका निभा रही है। फिर कुछ जो हाउस होल्ड है उनके साइज़ पे भी डिपेंड करता है। मान लीजिए हाउस होल्ड के जो घर है उसका साइज़ क्या है, इकोनॉमिक कंडीशन वहाँ पर कैसी है, कल्चरल नॉर्म उससे रिलेटेड कैसे हैं, तो ये भी इस पे ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं। जो लार्जर फैमिलीज़ होती हैं उसमें से एक शेयर टॉयलेट को कम इस्तेमाल किया जाता है, खास करके जब लिमिटेड वोटर हो। तो इसी वजह से बड़ी बड़ी जो फैमिलीज़ में है हम देख पाएंगे ज़्यादा जो लोग होंगे वो बाहर यहाँ पर जाते हैं, टॉयलेट्स का इस्तेमाल इतना ज़्यादा नहीं करते हैं। तो लैक ऑफ सिनर्जिस्टिक अप्रोच यहाँ पर देखने को मिली। आप ये कह रहे हैं कि इतना सब कुछ होने का कारण क्या है? हालांकि इम्प्रूवमेंट हुआ है, ये इसके साथ बिल्कुल पॉजिटिव है, लेकिन ये कह रहे हैं कि एक सिनर्जी जो होनी चाहिए थी लोगों के बीच में, अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस थी उनको यहाँ पर सिनर्जेटिकली इस काम करना चाहिए था, साथ में आना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। और ये मेजर बैरियर बन गया है। क्या किस चीज़ के अंदर ये बैरियर बन गया? एक बाधा बन गया है। जहाँ पर बात हो रही थी ओपन डिफेक्शन फ्री स्टेटस की इंडिया को बनाने में, OFD जो था कि ये कंप्लीट नहीं बन पाया। लोग अभी भी जो है वो बाहर जाते हैं अपने स्टूल को करने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं एक
इम्प्लीमेंटेशन के अंदर हमें प्रॉब्लम दिखाई दी है। और अभी क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन जो है वो वेरियस सेपरेट प्रोग्राम्स के थ्रू किया गया है, हमने 3 प्रोग्राम्स को पहले अभी देखा, तो अगर वो प्रोग्राम्स जो है अगर और ज़्यादा ध्यान यहाँ पर होता ओवरऑल लिविंग कंडीशन के ऊपर, तो शायद इसका और पॉजिटिव आउटकम्स यहाँ पर निकाला जा सकता है, या अभी भी निकाला जा सकता है, अभी भी कुछ देर नहीं हुई है। तो इसी वजह से अगर गवर्नमेंट एम करती है कि वो रूरल इंडिया को ओपन डिफेक्शन फ्री बनाना चाहती है, जो कि एक ओपन डिफेक्शन फ्री स्ट्रेटजी स्टेटस लेने के लिए यहाँ पर 2024-25 तक का टारगेट रखा गया था, तो अगर वो करना चाहती है तो जो गैप्स रह गए हैं अभी करंट प्रोग्राम हमने चलाया उसके अंदर कुछ गैप रह गए, उनको यहाँ पर एड्रेस करना पड़ेगा। एक इंटीग्रेटेड अप्रोच बनानी पड़ेगी जिसमें लोगों के बिहेवियर से रिलेटेड काम करना पड़ेगा, जो सोशल नॉर्म्स है उनके ऊपर बातें करनी पड़ेंगी, एड्रेस करना होगा। और इन सारे के सारे जो ओवरऑल लिविंग कंडीशन है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि साथ में आपने वॉशरूम या टॉयलेट तो बनवा दिया लेकिन पानी जो है लिमिटेड ही है, वो आपने टोटल नहीं दिया है, तो ओवरऑल लिविंग कंडीशन को यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा, असेंशियल है। इसी वजह से एक सिनर्जिस्टिक अप्रोच यहाँ पर चाहिए जिसमें जो पब्लिक फाइनेंसेस है यहाँ पर आता है उसका ढंग से यूटिलाइज़ किया जाए, उसका ढंग से इस्तेमाल किया जाए, और जो सैनिटेशन के ऊपर जो हमारे गोल्स हैं उनको यहाँ पर एक ठीक तरीके से चल के प्राप्त किया जाए। अगले हमारा जो आर्टिकल है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जीएस पेपर 2 में भी हम देखेंगे गवर्नेंस के लेवल पे, और जीएस पेपर 4 में हम देखेंगे कि टोटली आपका ये केस स्टडी की तरह यहाँ पर आ सकता है। आप इसको इथिक्स में बिल्कुल एग्जाम्पल्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे क्वेश्चन में पूछा हो या फिर आपसे कहीं पर भी माल न्यूट्रिशन जैसे जीएस पेपर 3 के क्वेश्चन में पूछ लेते हैं तो आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हो। क्या है ये आर्टिकल, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। एंड उत्तर प्रदेश मॉडल टू टैकल माल न्यूट्रिशन, यानी कि माल न्यूट्रिशन क्या होता है, कुपोषण। तो कुपोषण जो होता है जहाँ पर किसी बच्चे में या फिर इंसानों में हम देख पाएंगे अडल्ट होने के बाद भी पोषण की कमी रह जाती है, उसको उत्तर प्रदेश ने कैसे टैकल किया है, वो एक मॉडल होना चाहिए पूरे के पूरे इंडिया के लिए, और भी स्टेट्स उसको अप्लाई कर सकती हैं। तो चलिए ज़रा अच्छे से समझते हैं क्या ये अप्रोच रही है। तो जो स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश है इंडिया में, उसने एक इंस्पायरिंग एग्जाम्पल वो बन के सामने आई है, खास करके जब न्यूट्रिशन की बात हो रही है। और कैसे ये किया है उन्होंने, वुमेन एम्पावरमेंट को यहाँ पर साथ में लेके लिया है, महिला सशक्तिकरण के साथ में ये किया है, और इसके साथ में कुछ कम्युनिटी बेस्ड माइक्रो बिजनेसेस यहाँ पर बनाए गए हैं ताकि सेल्फ हेल्प जो ग्रुप होते हैं वो साथ में आकर यहाँ पर वुमेन के एम्पावरमेंट को बढ़ाएं। इसके अलावा जो न्यूट्रिशन है, फूड दिया जाए यहाँ पर वुमेन को, बच्चों को, और एक यहाँ पर मॉडल या प्रोग्राम बनाया गया है जिसको बोला गया है टेक होम राशन, यानी कि घर पे राशन लेकर जाइए। अब ये कैसे मिल रहा है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज के थ्रू ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। और ये कैसे काम करता है चलिए उसको समझते हैं। सबसे पहले तो एक डिसेंट्रलाइज प्रोडक्शन मॉडल बनाना पड़ेगा किसी भी स्टेट को। उत्तर प्रदेश ने ऐसा ही किया, जो भी मैं यहाँ पर पॉइंट बताऊंगी वो सारे के सारे इस आर्टिकल से ही होने वाले हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर मेंस के आंसर की फॉर्म में समझाना चाहती हूँ ताकि कल को भी आपको ये बातें याद रहें। तो किसी भी अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि माल न्यूट्रिशन को टैकल करना है कैसे करें, तो आप पहले बोलेंगे कि देखिए एक डिसेंट्रलाइज प्रोडक्शन मॉडल बनाइए। प्रोडक्शन क्या होता है यहाँ पर, उत्पादन। डिसेंट्रलाइज यानी कि छोटे लेवल पर, माइक्रो रीजनल लेवल पे वो काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सेंटर प्रोडक्शन करके फिर किसी स्टेट में भेज रही है, जैसे कि हम देखते हैं ज़्यादातर पीडीएस की जो हमारी शॉप्स होती हैं जहाँ पर राशन को बांटा जाता है, यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत, तो वो ना होकर यहाँ पर थोड़ा सा अलग सिस्टम किया गया। इसमें जो डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, जो कि उत्तर प्रदेश के स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन के साथ कोलैबोरेट करता है 2020 में, और यहाँ पर एक डिसेंट्रलाइज प्रोडक्शन ऑफ टेक होम राशंस को इस्तेमाल किया जाता है, बनाया जाता है, जिसके अंदर वुमेन एंटरप्राइज यहाँ पर ज़्यादा काम करेंगी, यानी औरतें जो हैं वो इसके अंदर सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाएंगी। अब ये प्रोजेक्ट जब आता है तो इसकी सक्सेसफुल वैलिडेशन भी देखने को मिलती है, खास करके यूएनडीपी के जो यहाँ पर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है उसने यहाँ पर पायलट्स प्रोग्राम बनाए 2021 में, और इसको वैलिडेट किया कि ये बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। अब ये प्रोजेक्ट बहुत ही रैपिडली एक्सपेंड किया जा रहा है, खासकर इसके अंदर 202 प्रोडक्शन यूनिट यहाँ पर बनाई गई हैं। अब प्रोडक्शन से आप खुद समझिए कि टेक होम का क्या मतलब है। देखिए यहाँ पर राशन का मतलब है कि घर में राशन लेके जाओ, यानी कि घरों में ही
ही आप प्रोडक्शन कीजिए, अपनी जो आपकी छोटे छोटे हो सकता है कि टेरेस हो या आसपास की कोई लैंड है उसमें ज़मीन में खा ले, तो वहीं पे आप उगाइए पौष्टिक चीज़ों को। उसको गवर्नमेंट भी आपसे खरीदेगी, आप उसको देंगे तो खुद भी आप लोग उसको खा पाएंगे। आप लोगों के लिए बीज जो है, सीड्स वगैरह है वुमेंस को, वो फ्री में दिए जा रहे हैं, लोन्स दिया जा रहा है इनके थ्रू 5-5, 10-10 हज़ार रुपये का। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि इनकी वजह से या फिर इकट्ठा होकर औरतों को एक लैंड दे दिया जाता है जिसके ऊपर वो आकर अपना जो खेती की तरह से या प्रोडक्शन जो है खाने का वो कर सकती हैं। तो ऐसे ही हम देखते हैं कि यहाँ पर लगभग 43 डिस्ट्रिक्ट है जिसके अंदर 202 यहाँ पर प्रोडक्शन यूनिट बनाई जा चुकी हैं, जो लगभग 4000 वुमन को यहाँ पर क्या देती हैं, लाइवलीहुड देती हैं। यानी कि एक तरीके से जो जीवन यहाँ पर होता है जीवन पालने के लिए, तो वो यहाँ पर दिया जाता है, लाइवलीहुड दिया जाता है। और वुमेन एम्पावरमेंट न्यूट्रिशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया। इसमें जेंडर ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच का इस्तेमाल किया गया। कैसे जो 4000 औरतें हैं उनको इकोनॉमिकली एम्पावर्ड किया जाएगा, वो यहाँ पर काम करेंगी, उनको पैसा मिलेगा, जिसमें ये माना जा रहा है कि एवरेज एक वुमन यहाँ पर 8000 रुपये कमा पा रही है ऑलरेडी। तो ये जो वुमन है ये सिग्निफिकेंटली जो लोकल इकोनॉमी है उसके अंदर भी कॉन्ट्रीब्यूट कर रही हैं। प्लस क्योंकि मदर जो होती है वही ज़्यादातर अपने जो बच्चे हैं उनके न्यूट्रिशन वगैरह का, खाने पीने का ध्यान रखती हैं, तो वो काफ़ी इससे इमोशनली जुड़कर इस पर काम भी करती हैं, जो कि काफ़ी अच्छे लेवल पर उनको भी सशक्त बताता है। वो भी यहाँ पर किसी के भरोसे नहीं रहती हैं। फिर रीफॉर्मुलेशन किया गया है, एक रीफॉर्मूला लेके आया गया। जो डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने इस अवसर को यहाँ पर रिफोर्टिफाई करने का कोशिश किया गया कि कैसे कुछ जो प्रोडक्ट है जैसे कि मिल्क पाउडर यहाँ पर इस्तेमाल किया गया, वो हाई क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स के ऊपर ध्यान दिया गया, ऑयल के ऊपर ध्यान दिया गया, विटामिन्स वगैरह जो है, मिनरल्स जो है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मिलनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया और उनको अवेयर भी किया जाता है कि आप लोगों को देखिए क्या खाना है, क्या क्या बच्चे को देना है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर ध्यान दी जाती हैं। फोर्थ हम देख सकते हैं कि इसके अलावा और क्या किया जा सकता है कि कैसे आप डिमांड को स्ट्रेंथन करिए। यानी कि अगर कंजप्शन को बढ़ाना, अगर खपत को यहाँ पर इम्प्रूव करना, तो हम देख पाएंगे ICDS के द्वारा ये भी बोला गया है और जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, दोनों ने साथ में मिलकर जो टेक होम राशन प्रोडक्ट है उनको ज़्यादा न्यूट्रिशियस बनाने की कोशिश की है कि आपको अगर 1 kg यहाँ पर दाल दी जा रही है या मिल्क पाउडर दिया जा रहा है तो उसमें ज़्यादा अच्छे इंग्रेडिएंट्स जो है उनका इस्तेमाल हो, साथ में उनकी जो सेल्फ लाइफ है यानी कि वो कितने समय तक यहाँ पर ख़राब नहीं होंगे उसको बढ़ाने की कोशिश की गई है। एग्जॉस्टिव प्रोसेस लगाया है, रिसर्च यहाँ पर लगाई गई है, प्रोडक्शन में लगाया गया है और इसी से बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट को यहाँ पर लेके आया गया, जिसमें स्वीट ऑप्शंस यहाँ पर रखे गए हैं कि आप मिठाई जो है उसके थ्रू भी यहाँ पर रख सकते हैं, या इस तरीके से इसको बनाया गया ताकि जो डिमांड है यानी कि जो लोग हैं वो इसको लेने लगे, खाने लगे कि ठीक है हम लोग इसको लेंगे, अपने डेली लाइफ के अंदर इसको लेके आया जाएगा। उसके अलावा हम देखते हैं कि इनोवेशन के ऊपर काम किया जा सकता है। देखिए ऐसा यूपी में किया गया है कि कैसे इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी दोनों को फोस्टर किया जा रहा है ताकि जो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी है उसको इंश्योर रखा जा सके। यहाँ पर एक ऐप बेस्ड सॉल्यूशन बनाया है यानी कि टेक्नोलॉजी को साथ में लेके जाया गया, जिसके हिसाब से यहाँ पर ये देखा जा रहा था कि कितनी कैपेसिटीज़ है, कितनी वुमेन है जो घर के अंदर यहाँ पर राशन को प्रोड्यूस कर रही हैं। इसके अलावा हम पायलट प्रोजेक्ट को देख पाते हैं जिसमें जो सप्लाई चेन है यानी कि उनको अगर अपने होम राशन को ट्रैक करना है कि जिसको यहाँ पर राशन खरीदना है किसी से भी, वो QR कोड के थ्रू यहाँ पर उसको ट्रैक भी कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें चलाई गई जो कि काफ़ी इफ़ेक्टिव लागू यहाँ पर दिखाई दे रही हैं और इसी वजह से ये भी बोला गया कि कैसे अगर इस उत्तर प्रदेश के मॉडल को जो कि एम्पावरिंग वुमेन को यहाँ पर दिखा रहा है, अगर उसको और ज़्यादा हम मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच के साथ इसको और अलग अलग स्टेट में लेके जाते हैं तो ये इम्प्रूवमेंट करेगा पूरी कम्युनिटी के न्यूट्रिशन को, पूरी कंट्री जो है उसमें ये हमें फ़ायदा पहुँचाएगा न्यूट्रिशन जो हमारा है उसको फुलफ़िल करने के लिए, उसकी जितनी डिमांड है।
नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि यहाँ पर है द रोड टू ए हेल्दी डेमोक्रेसी। देखिए ये आर्टिकल जो है ये बात कर रहा है कि कैसे हेल्थ केयर को डेमोक्रेसी में, हेल्दी डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र हमें पता है कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी और उसी को हेल्दी बनाना है। तो ये वैसे तो लग रहा है कि हो सकता है जीएस पेपर 2 का यहाँ पर हो, लेकिन हम इसमें बात करने वाले हैं जीएस पेपर 3 की और जीएस पेपर 2 ऑल्सो। तो इसमें क्या क्या बातें होंगी, हेल्थ पे बातें होने वाली। आज हमने हाई कोर्ट का पहले ही आर्टिकल जो समझा है उसी से रिलेटेड ये है। और ये कह रहे हैं कि कैसे जो इंडिया है, देखिए उत्तर जो है प्रताप सिंह रेड्डी, उनका साफ साफ बोलना है कि देखिए जब हम अब 100 जो हमारी आज़ादी के साल है, 100th एनिवर्सरी यहाँ पर बनाने वाले हैं इंडिपेंडेंस की 2047 के अंदर, और उस समय तक हमने टारगेट रखा है कि इंडिया जो है वो एक डेवलप्ड नेशन हो जाए, एक विकसित नेशन यहाँ पर बन जाए। ये टारगेट हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा भी रखा गया है, विकसित भारत का। तो उसको बनाते टाइम इंडिया को और भी बहुत सारी बातों का ध्यान रख रहा है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की एक्सपेंशन की बात हो, चाहे यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाया जा रहा है, सोसाइटी को ट्रांसफॉर्मेशन दिया जा रहा है, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ को यहाँ पर और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जा रहा है, मजबूत किया जा रहा है एक फ्यूचरिस्टिक नेशन के लिए। ये सारी चीज़ें दिखा रही हैं कि कैसे इंडिया के अंदर जो है वो साइंटिफिक अचीवमेंट के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। चंद्रयान मिशन हमने देखा, चाहे पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें, यूपीआई जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे यहाँ पर बातें हो सकती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो एक प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं जो एक कमी दिखाई दे रही है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है हेल्थ केयर के अंदर। बहुत सारे सालों से इंडिया जो है वो काम कर रहा है अलग अलग सेक्टर में, बहुत अच्छे से रिजल्ट भी लेके आ रहा है, लेकिन रिसेंट ईयर्स में हम देख पाते हैं कि इंडिया का कहीं ना कहीं जो हेल्दियर सिस्टम है, खास करके सोसाइटी को लेकर, वो बनाना इम्पोर्टेंट हो गया है। हमने कोविड के बाद से भी उसको देखा है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स यहाँ पर हैं, और देखते हैं कि कैसे हम हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसको अच्छे से बना पाते हैं। उससे पहले यहाँ पर कुछ मेन पॉइंट्स दिए गए हैं, कुछ बातें बताई गई हैं, डाटा दिया गया है, जैसे कि डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात हुई है। देखिए डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है उसको यहाँ पर ऑथर एक बून की तरह भी देखते हैं और एक चैलेंज की तरह की। एक बहुत अच्छी बात भी है हमारे लिए और एक कहीं ना कहीं चुनौती भी है, क्योंकि इंडिया जो है फिलहाल वो बिगेस्ट स्ट्रेंथ है। इंडिया की बिगेस्ट स्ट्रेंथ क्या है, उसके यूथ हैं। हमें देख रहे हैं इंडिया इज़ अ वेरी यंग नेशन। अभी हमारे 3 कैटेगरीज में हम पॉपुलेशन को यहाँ पर बांट सकते हैं, जो कि होती है 15 साल तक की, यानी कि जिनको चिल्ड्रन की कैटेगरी में रखा जाता है। फिर 15 से 59 में हम देख पाएंगे कि अडल्ट की कैटेगरी आ जाती है, जो यहाँ पर एम्पावर्ड काम कर सकते हैं, इकोनॉमी को संभाल सकते हैं। और 50 प्लस में हम देखेंगे हम लोग रखते हैं ओल्ड को। तो हमारी जो सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉपुलेशन है वो फिलहाल 15 से 59 के अंदर आती है, जो कि यंगेस्ट पॉपुलेशन बनाती है, यूथफुल पॉपुलेशन बनाती है, जो इंडिया की फिलहाल स्ट्रेंथ है। हाउएवर इंडिया का जो हेल्थ है डेमोग्राफी की, वो एक प्रॉब्लम बन जाती है, क्योंकि डेमोग्राफी में फ़िलहाल जो प्रोडक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है हेल्थ इश्यूज़ को लेके। इंडिया में बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं। कभी यहाँ पर डायबिटीज़ जैसी समस्याएं बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। उसमें हाई बीपी, लोअर बीपी, ये सारी तो बहुत ही कॉमन देखने को मिलती हैं। तो अगर हमें हमारी जो यूथ है उनकी प्रोडक्टिविटी को यहाँ पर और बढ़ाना है तो उनकी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। उनकी जो खास कर ये क्रोनिक डिसीज़ है इनसे उनको बचा के रखना पड़ेगा। उसके अलावा और क्या किया जा सकता है, इसके लिए एक इनोवेशन हो सकते हैं हेल्थ केयर के अंदर। देखिए टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन तो ऑलरेडी बहुत सारे हम देख रहे हैं, अलग अलग फील्ड में हो रहे हैं। अगर हम साइंटिफिक रिसर्च के साथ में खास करके जो ये नई रिसर्च आ रही है, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर जो आ रहा है कि आपको जैसे कि वैक्सीनेशन का इस्तेमाल किया जा सकता है, कोई बीमारी होने से पहले ही आप पहले ही जाइए, उस चीज़ को रोक दीजिए। तो ये जो प्रिवेंटिव मेजर है ये यहाँ पर लाने की ज़रूरत है, और इसी वजह से बहुत सारा जेनेटिक डाटा को समझना पड़ता है। खास करके ये जेनेटिक जो हमने देखा है कि ह्यूमन जेनेटिक प्रोग्राम पहले भी चला हुआ है, बहुत सारा मैं बता चुकी हूँ 2005 से, और हमारी इतनी रिसर्च हो चुकी है कि हम अगर एक स्पेसिफिक एरिया से भी कुछ लोगों का जेनेटिक डाटा करें तो हम एक रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पर बना सकते हैं, या फिर रिस्क को स्ट्रैटिफिकेशन कर सकते हैं कि कौन से एरिया में किस बीमारी की होने की ज़्यादा यहाँ पर रिस्क है। तो उसको अगर हम निकाल लेते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल हैं जिनकी हेल्थ को कंट्रोल किया जा सकता है, मेंटेन किया जा सकता है। खास करके हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को जो प्रिवेंटिव मेजर्स को यहाँ पर बढ़ा सकते हैं
और उनके पास नेसेसरी टूल्स भी होते हैं। इंडिया एज अ ग्लोबल हेल्थ केयर लीडर बन सकता है। अब इनकी ये काफ़ी स्टेटमेंट यहाँ पर बहुत ही अच्छी भी बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेसिव है, जिसमें कह रहे हैं कि लीडिंग द वर्ल्ड बाय एग्जांपल। जैसे कि इंडिया का हेल्थ केयर जो सेक्टर है वो काफ़ी यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के अंदर है। अगर यहाँ पर हम एआई को भी इंटीग्रेट कर देते हैं, इसमें मिला देते हैं, फिर हम मशीन लर्निंग को भी यहाँ पर हेल्थ केयर में मिला देते हैं, और जो न्यू पेशेंट सेंट्रिक हेल्थ केयर मॉडल होते हैं जो अभी इमर्ज कर रहे हैं, इन सभी को एक साथ लेके चलते हैं, तो इंडिया का जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, क्लिनिकल टैलेंट जो होते हैं, वो यहाँ पर ग्लोबली छा सकता है। क्योंकि वैसे ही फार्मास्यूटिकल लेवल के ऊपर इंडिया काफ़ी अच्छी पोजीशनिंग में है यहाँ पर ग्लोबल के अंदर। और क्योंकि इंडिया में खासकर बहुत सारे मेडिकल टूरिज्म होते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर खर्चा कम आता है मेडिकली, और डॉक्टर की जो क्वालिटी है वो भी अच्छी होती है, डेवलप नेशन जैसी होती है, तो इसी वजह से यहाँ पर इंडिया को एज अ मेडिकल वैल्यू ट्रेबल हब जो है उसमें इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, और इसकी जो वैल्यू है उसको बढ़ाया जा सकता है। इंट्रोडक्शन किया जा सकता है कैसे स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजीज़ का, जैसे कि प्रोटोन बीम थेरेपी यहाँ पर यूज़ हो रही है, जिसके अंदर जो रेडिएशन थेरेपी है उसको हटाया जाएगा यहाँ पर कैंसर में, बल्कि प्रोटोन यानी कि आपकी बॉडी से ही कुछ चीज़ों को लेके आके बीम थेरेपी का इस्तेमाल करके यहाँ पर रीजनल जो कैंसर ट्रीटमेंट होता है उसको इंडिया उसका एज ए लीडर बन सकता है, यहाँ पर कर सकता है, सामने आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें ऐसे इंपॉर्टेंस है, जिसमें कि ऑथर का भी बोलना है कि कैसे इंडिया को एक पाइवोटल स्टेज पे खड़ा है अपनी हेल्थ केयर जर्नी की, और उसको आगे बढ़ना चाहिए, रेडिकल री इमेजिनेशन करनी चाहिए। और जो ट्राइबल पार्टनर है, जो वैल्यू यहाँ पर इंडिया की खासकर एआई ट्रेनिंग हेल्थ केयर सोल्यूशन में, वो इंडिया को और अपनी वैल्यू को बढ़ाना होगा, और बढ़ाना ही चाहिए। यहाँ पर इस समय पे इंडिया जो है उसमें बहुत सारे इस सेंचुरी के अंदर इंडिविजुअल है, इंस्टीट्यूशन है, जो इंडिया की कंट्री की प्रोग्रेस में बहुत सारा अहम या भूमिका यहाँ पर दे रहे हैं, योगदान दे रहे हैं। तो खासकर अगर कोई पर्टिकुलरली एरिया ऑफ हेल्थ केयर में भी सामने आता है, तो उनको भी यहाँ पर हम बोलते हैं कि मोटिवेट के साथ 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 देना चाहिए उनका भी, कि ठीक है आप भी साथ में आइए, सपोर्ट करिए उनका, और हमारी जो फाउंडेशन है हेल्थ केयर की उसको ज़्यादा मजबूत बनाने का टाइम आ चुका है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हायर ऑटोनॉमी ऑफ पंचायत लीड्स टू बेटर हेल्थ केयर आउटकम्स। देखिए ये जो आर्टिकल है ये हमने कल भी पढ़ा था, जिसमें हम देखते हैं 1% का एक डाटा आता है, आरबीआई की एक रिपोर्ट यहाँ पर छापी गई है पंचायत से, और ये उसी का सेकंड पार्ट है। हालांकि हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं कि क्यों पंचायत के अंदर हायर ऑटोनॉमी आनी चाहिए, लेकिन फिर से चलिए आरबीआई ने क्या बोला है उसके तरफ से हम इसको समझते हैं। तो पंचायत जो कि लोकल गवर्नेंस सिस्टम है, और हमें पता है कि 73rd अमेंडमेंट के तहत जो 1992 में होता है उसके थ्रू पंचायत इंडिया में आती हैं, और इंडिया में पंचायत जो है लोकल गवर्नेंस का एक पार्ट बन जाती है। अब ये बहुत सारा क्रूशियल रोल निभाती है, खासकर हेल्थ के अंदर, सैनिटाइजेशन के अंदर, न्यूट्रिशन जो होता है रूरल कम्युनिटीज़ का, तो उन सारी बातों में यहाँ पर काफ़ी अहम भूमिका यहाँ पर पंचायत की है, वही इनको गवर्नेंस करती है, इसका ध्यान रखती है। और एक जब रिसेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से स्टडी आती है तो वो हाईलाइट करती है कि कैसे पंचायत की ऑटोनॉमी का और जो बेटर हेल्थ आउटकम्स है उनका एक साथ में कितना यहाँ पर योगदान है। अब आप समझेंगे कि मैंने हेल्थ के दोनों आर्टिकल्स को एक साथ क्यों रखा है, ताकि पहले आप इसको समझ जाएं, और फिर अगर लोकल लेवल पर हम जाते हैं जो कि स्टडी की गई है उसको कैसे यहाँ पर और ज़्यादा इम्प्लीमेंट किया जा सकता है दूसरी स्टेट्स के अंदर भी। तो आर्टिकल में हम इसी रिसर्च के हिसाब से कुछ देखना चाहेंगे कि क्या क्या यहाँ पर बातें की गई हैं आरबीआई के द्वारा। और चलिए देखते हैं कि क्या क्या फंक्शन होते हैं। सबसे पहले क्या पंचायत का काम होते हैं हेल्थ और सैनिटाइजेशन के ऊपर यहाँ पर काम करने का। तो हम देखते हैं कि पंचायत जो होती है वो उनका कोलैबोरेशन होता है लोकल हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ में, वो मिले हुए होते हैं, वो क्लिनिक्स वगैरह को मैनेज करते हैं, यहाँ पर डिस्पेंसरीज को वो मैनेज करते हैं, उनके साथ में नेसेसरी हेल्थ सर्विसेज जो होती हैं वो यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाती है पंचायत को। और ये कैसे होता है कि वो प्रमोट करते हैं, क्या प्रमोट
प्रमोट करते हैं इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, यानी कि पंचायत पहले ही इंश्योर कर लेती है कि कितने लोगों का यहाँ पर प्री या पोस्ट नेटल चेकअप किया जाएगा, कौन सी यहाँ पर मैटरनल या फिर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स है उसको कम कैसे किया जाए। और ये सारे जो क्लीन वाटर है, सैनिटाइजेशन की जो फैसिलिटीज़ है कम्युनिटीज़ के अंदर, उसमें भी यहाँ पर अपनी पार्ट निभाते हैं, उसमें भी अपनी भूमिका निभाते हैं। तो आरबीआई की स्टडी इंडिकेट करती है कि जो लोअर इन्फेरटिलिटी मोर्टेलिटी रेट होता है, यानी कि जन्म के समय पे जब बच्चों की जो डेथ होती है और जब वो कम हो रहा है, रेट जो कम आ रहा है, वो उन पंचायत में आ रहा है जहाँ पर यहाँ पर जिनका ज़्यादा स्कोर जो है हाई है हेल्थ में, सैनिटाइजेशन में, न्यूट्रिशन में, पैरामीटर में। तो जितने भी पैरामीटर्स है इनमें जिनका स्कोर ज़्यादा है उनमें ऑटोमेटिकली जो डेथ हो रही है बच्चों की, इन्फर्टिलिटी रेट जो है वो यहाँ पर कम हो रहा है। अब स्टेट एनालिसिस के हिसाब से देखें तो आरबीआई की स्टडी ने स्टेट वाइज एनालिसिस किया है पंचायत परफॉर्मेंस का। इसमें 3 चीज़ों का ध्यान रखा गया है। पहले हम देखते हैं हेल्थ का, दूसरा यहाँ पर है सैनिटाइजेशन, और तीसरा यहाँ पर हम देख पाते हैं न्यूट्रिशन को। तो ये तीनों ही फिलहाल इंडिया की काफ़ी मांग हमारे यहाँ पर है, इनके ऊपर ही सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो हम देखते हैं कि कैसे कुछ स्टेट है जैसे केरला, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, जिन्होंने काफ़ी हाई जो स्कोर यहाँ पर पाया है। और यहाँ पर कुछ ऐसी स्टेट है, इन सारी स्टेट में जो मोर्टेलिटी रेट है यहाँ पर खासकर इन्फेंट का वो डिक्रीज़ हुआ है, क्योंकि हेल्थ, सैनिटाइजेशन एंड न्यूट्रिशन इंक्रीज़ है तो ऑटोमेटिकली जो इन्फर्टिलिटी रेट है वो यहाँ पर डिक्रीज़ है। इसी के कंट्रास्ट में कुछ और स्टेट्स का एग्जाम्पल दिया गया है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम, राजस्थान, ओडिशा, छत्तीसगढ़, जिनका जो स्कोर आया है इन तीनों पैरामीटर्स में वो कम है, और इन्हीं की वजह से जो वहाँ पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो क्या है, हाई आया है। फिर यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात की गई है, एक कंसेप्ट है जिसको बोला जाता है डीवोल्यूएशन इंडेक्स। देखिए जो डीवोल्यूएशन इंडेक्स है ये हेल्थ के साथ साथ लिया गया है। और डीवोल्यूएशन होता क्या है, मैंने कल भी आपको इस कंसेप्ट को समझाया था, लेकिन इसको डीवोल्यूएशन की बजाय डिसेंट्रलाइज्ड बोल के समझाया था। अब हम दोबारा से एक बार इसको देखते हैं, जो नए बच्चे आज जुड़े हुए हैं तो उनको भी पता होना चाहिए। तो इसको ईजी बनाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने रखती हूँ कि इमेजिन करिए आप एक फुटबॉल का गेम खेल रहे हैं और एक ही प्लेयर है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, लेकिन वो सिर्फ वही खेले जा रहा है, उससे उसी के पास उसकी फुटबॉल है और वो उसको पास नहीं कर रहा है किसी भी अपने जो आसपास के प्लेयर है जो भाग रहे हैं। तो क्या इससे जो ज़्यादा जीत है वो हो पाएगी, या क्या इसमें जो बैठे हुए वहाँ पर वो ज़्यादा अच्छे से गेम को इंजॉय कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, राइट। तो यही होता है कि वो चीज़ों को सेंट्रलाइज्ड कर रहा है, यानी कि सिर्फ अपने पास रख रहा है और सिर्फ खुद ही जो यहाँ पर इतने प्लेयर्स के लिए बना हुआ एक गेम है उसको खुद ही खेल रहा है। इसको अगर आप वो एक जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, हालांकि बेशक वो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर वो दूसरे प्लेयर को उसको पास करता है, फिर दूसरा तीसरे को करता है, तीसरा ऐसे कर करके जल्दी जो टाइम होगा उसमें विनिंग के जो हम बोलते हैं यहाँ पर पॉइंट्स होते हैं वो भी ज़्यादा होंगे और उसके साथ गेम जो है वो भी ज़्यादा अच्छे से खेला जाएगा। तो यही होता है डीवोल्यूएशन। वोल्यूएशन का यही मतलब है कि आपने दूसरे प्लेयर को पास कर दिया, आपने जो अपनी शक्तियाँ थी उसमें से कुछ पार्ट किसी और को दे दिया, कुछ पार्ट यहाँ पर किसी और को दे दिया, कुछ पार्ट किसी और को दे दिया, और ऐसे कर करके अपनी जो शक्तियाँ हैं उनको बांट दिया। पावर को जो बांटना होता है उसको बोला जाता है डीवोल्यूएशन। अब हम ये समझ चुके हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो डीवोल्यूएशन इंडेक्स की यहाँ पर बात की गई है उसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। इसको कैलकुलेट करने के बहुत सारे डायमेंशन है, जैसे कि फिजिकल ऑटोनॉमी का ध्यान रखा जाता है, यानी कि पैसा कितना कमा पा रहे हैं वो खुद से, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासन वो अपनी इच्छा से कितना कर रहे हैं, पॉलिटिकल ऑटोनॉमी यहाँ पर है, और इन सारे इंडिकेटर के अलग अलग यहाँ पर पॉइंट्स भी दिए जाते हैं। फिजिकल ऑटोनॉमी को जो मेजर किया जाता है वो किया जाता है यहाँ पर कलेक्शन राइट्स के ऊपर, कि वो कितनी ऐसी जगहें हैं जहाँ से रेवेन्यू जो आता है उसको कलेक्ट किया जा सकता है पंचायत के द्वारा, सरपंच के द्वारा। खासकर जो एक्सपेंडिचर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कहाँ पे उनको खर्च करना होगा उसको, वो उनको कितना पैसा मिला है। हमने कल देखा था कि पंचायत को सिर्फ 1% यहाँ पर ऑटोनॉमी होती है, 99% जो फाइनेंशियल उनको मदद दी जाती है वो या तो दी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या यहाँ पर मिलती है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसी वजह से ये एक समस्या दिखाई देती है। और ये कहते हैं कि अगर आइडल डिवोल्यूशन सिनेरियो होगा ना, उसमें लोकल और जो रीजनल बॉडीज़ हैं वो एक साथ मिलके पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करती हैं, ज़्यादा क्लोजली अलाइन रहती हैं जो जो यूनिक नीड होती है। अब किसी को हरियाणा की किसी गाँव में कुछ अलग
नीड है और वहीं केरला के किसी गांव में अलग नीड है, ज़रूरतें अलग अलग है क्योंकि रीजन अलग अलग है, टेम्परेचर अलग है, क्लाइमेट अलग है, पानी की प्रॉब्लम अलग है, जियोग्राफी, टोपोग्राफी, हर चीज़ अलग है। तो इसी वजह से उनकी जो ज़रूरतें हैं, उनकी जो नीड्स है वो भी वहाँ पर अलग है और वो वहाँ की लोकल कम्युनिटी ही ज़्यादा अच्छे से समझ सकती है। तो डिवोल्यूशन से हमें समझ में आता है कि कैसे इम्प्रूव्ड डिलीवरी हो जाती है पब्लिक सर्विसेज की यहाँ पर। हाउएवर अब ये बात देखने की ज़रूरत है कि ऐसा भी नहीं होगा कि हमेशा ही अगर हाई डिग्री ऑफ डिवोल्यूशन है कि आप अपना काम को ऐसे ही बांटे हुए हो, किसी न किसी को फिर कोई ना कोई बांट रहा है, तो उससे ये भी नहीं होगा कि ऑटोमेटिकली इफेक्टिव गवर्नेंस आ जाएगी। ऐसा नहीं होता है, उसके लिए भी काम करना पड़ता है। सब नेशनल जो गवर्नमेंट्स होती हैं उनको अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ता है, डिवोल्ड करना पड़ता है पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी को, और उसके बाद भी मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, उनके ऊपर नज़र रखनी पड़ती है कि जो वो उनको काम दिया गया क्या वो कर रहे हैं। तो इसी वजह से याद रखिए, जैसे मैंने फुटबॉल का आपको मैच का यहाँ पर एग्जांपल दिया था, उसमें एक जो गुड कैचर होता है वो एवरी डिवोल्यूशन की यहाँ पर नीड होती है कि आप अगर कोई लेके भी आ रहा है, खेल भी रहा है, तो कैचर अच्छा होना चाहिए, यानी कि मॉनिटर जो इनमें हो रही है वो ज़्यादा अच्छे से होनी चाहिए। खास करके जो स्कोर बोर्ड है उसको ध्यान में रखा जाए। आगे हम देखते हैं कि और क्या स्टडी में बताया गया है। स्टडी में आगे ये भी बताया कि कैसे जो डिवोल्यूशन इंडेक्स है स्टेट का, उनके हेल्थ आउटकम्स के साथ उसका भी रिश्ता कुछ ऐसा ही दिखा रहा है। जिस स्टेट के पास यहाँ पर ऑटोनॉमी ज़्यादा है, उसी स्टेट में हम देख पाएंगे कि जो पैरामीटर है हेल्थ से रिलेटेड या फिर जो सैनिटाइजेशन से पैरामीटर, ये भी ज़्यादा उसी में दिखाई दे रहे हैं। और जिसमें ऑटोनॉमी कम है, यानी कि जिसको उतनी ज़्यादा शक्तियाँ नहीं है कि वो खुद से फंक्शन कर सके या अपने जो रिक्रूटमेंट है किसी इंडिविजुअल का वो लगा सके या फाइनेंसिस का ध्यान रखे, तो उनमें हम देख पाएंगे जैसे कि असम, उड़ीसा जैसे स्टेट में डिज़ायरेबल हेल्थ आउटकम्स नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र में ये कंट्रास्ट साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो इसी वजह से क्या हम बोल सकते हैं कि पंचायत की जो ऑटोनॉमी है वो एक कॉन्सिक्वेंटल भूमिका यहाँ पर निभा रही है जब लोकल हेल्थ सिनेरियो की मैनेजमेंट की बात आती है, और ये हमें हेल्थ आउटकम से मिल रहा है। अब ये हम क्या है, टिप्पणी ऐसे ही नहीं कर रहे हैं कि हमने बस हवा में बात बनाई और बोल दी। रेदर हमारे पास जो डाटा है एक तरीके से फैक्ट की तरह हम इसको बोल रहे हैं, तथ्य की तरह इसको दिखाया जा रहा है, जो कि एम्पावरमेंट की तरफ बढ़ा रहा है। और इसी वजह से हम एडवोकेट कर सकते हैं कि कैसे पंचायतों को सशक्तिकरण की ज़रूरत है, एम्पावरमेंट की ज़रूरत है और स्ट्रेटेजिक अप्रोच लानी चाहिए रूरल हेल्थ आउटकम के लिए। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर टेक्स्ट पेज से दिया गया है। कहा जा रहा है म्यांमार सिविल वॉर एंड इंडियाज़ इंटरेस्ट। क्या है यहाँ पर, देखिए 3 साल पहले से हमें पता है कि जो म्यांमार की यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर थी वो थी ओंग सान सू की, और उनकी जो गवर्नमेंट थी यहाँ पर म्यांमार में उसको अपोजिशन कर दिया गया, उनको तहस नहस कर दिया गया यहाँ पर मिलिट्री रूल आने के बाद में। क्योंकि मिलिट्री रूल यहाँ पर आ जाता है और जिसको यहाँ पर जनता रूल भी बोला जाता है, या फिर हम अगर दूसरे तरीके से देखेंगे तो इसको पलेतुआ रूल भी बोला जाता है। तो ये जो मिलिट्री रूल यहाँ पर आता है उसके बाद में कुछ समय तक तो कोई भी यहाँ पर कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि कैसे कुछ जो गांव है, खास करके इथनिक जो लोग हैं जो अपने हिसाब से गवर्नेंस करते हैं, अपने हिसाब से काम करते हैं, प्रशासन अपना चलाते थे, ट्राइब्स वगैरह उसमें होती थी, जब उनके साथ यहाँ पर मिलिट्री रूल को थोपा जाता है उनके ऊपर, तो अब वो उनके खिलाफ हो गए और इसी वजह से यहाँ पर सिविल वॉर की स्थिति दिखाई दे रही है। यहाँ पर जो इथनिक ग्रुप है वो लगातार मिलिट्री से लड़ाइयाँ कर रहे हैं, और ये जो ज़्यादातर ग्रुप है वो हम म्यांमार और इंडिया के बॉर्डर के पास वाले गांव में इनको ज़्यादा देख पाते हैं। अब इंडिया का क्या इंटरेस्ट है रीजनल, वो हम इस पे देखेंगे। डिस्प्यूट को हम समझ सकें कि कैसे अभी एक पलेतुआ जो गांव है उसके अंदर डिसएग्रीमेंट देखने को मिला है चिन एंड अकरान इथनिक ग्रुप का, और क्यों मिला है, क्योंकि प्रोवेंशियल जो हमें दिखाई दे रही है बाउंड्रीज, वो उसके ऊपर डिसएग्रीमेंट है। वो कह रहे हैं कि नहीं ये हमारा है, हम इसका काम खुद से करेंगे, अपने हिसाब से करेंगे, और दोनों ही कम्युनिटीज़ का पर्सपेक्टिव यहाँ पर फ्रेमवर्क के अंदर नहीं लेके आया गया। और इसी वजह से ये जो ऑपरेशन किए गए हैं यहाँ पर एंटी मिलिट्री ऑपरेशन, जिसको अराकरान आर्मी भी बोला जा रहा है, वो इसमें टूटे हुए हैं। इससे इंडिया का क्या इंटरेस्ट, इंडिया को क्या नुकसान हो रहा है, क्योंकि इंडिया का यहाँ पर कलांदान प्रोजेक्ट जो है वो स्टेक पे आ गया है। देखिए क्योंकि ये जो कलांदान प्रोजेक्ट है इसमें पहले से ही कॉन्फ्लिक्ट की वजह से बहुत सारा देरी हो रही थी। उसके अलावा क्योंकि यहाँ की टोपोग्राफी काफ़ी
काफ़ी अलग है, यानी कि बहुत हाई हील्स कभी दिखाई देती है, काफ़ी डिफ़िकल्ट है तो प्रोजेक्ट वैसे ही कम हो रहा था, रज ट्रेन देखने को मिलता है, इंटर डिपार्टमेंटल मिसकम्युनिकेशन हो जाती हैं, फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी यहाँ पर देखी गई है जो कि सिक्योरिटी चैलेंजेस को और ज़्यादा बढ़ा रही है। तो इसी वजह से हमें देखने को मिलता है कि इंडिया को यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है कि कैसे हमने जो ये एक प्रोजेक्ट बनाया जिसमें नॉर्थ ईस्ट को कोलकाता के थ्रू हम यहाँ पर जोड़ने वाले थे चीन स्टेट से, पहले तो इन सारे गांव से, और इसके अलावा भी जो मलेशिया हम जाते हैं, अलग अलग जो साउथ ईस्ट यहाँ पर एशिया है उससे हमें जोड़ना था यहाँ पर इंडिया को। तो ये प्रोजेक्ट जो है इसमें हमें होल्ट दिखाई दे रहा है, बाधा दिखाई दे रही है, कम होता जा रहा है ये प्रोजेक्ट लगातार, और ये इंडिया के लिए एक तरफ से प्रॉब्लमेटिक है। दूसरी तरफ से अगर हम देखें तो चाइना की अलायंस देख सकते हैं हम कि कैसे चाइना जो है वो अराकन आर्मी यानी कि जो मिलिट्री है म्यांमार की उनके खिलाफ जो रूल कर रहे हैं उनके साथ में मिल गया है, और उसमें एक अलायंस दिखाई दे रही है थ्री ब्रदरहुड की, जिसमें जो चाइना का सपोर्ट है वो पूरा का पूरा यहाँ पर है, और चाइना अपनी इन्वेस्टमेंट जो यहाँ पर म्यांमार में कर रहा है उसके प्रति भी उसको भी सेफ गार्ड करने में यहाँ पर कमिटेड दिखाई दे रहा है। तो चाइना का जो पोटेंशियल डिप्लोमेटिक अंडरस्कोर है जियोपॉलिटिक को देके म्यांमार की सिविल वॉर में वो यहाँ पर काफ़ी एक्टिव दिखाई दे रहा है। जैसे हम इसराइल और गाज़ा में देख पाते हैं कि कैसे यूएसए का जो रोल है वो काफ़ी एक्टिव था, उसी प्रकार से यहाँ पर चाइना का दिख रहा है। और क्योंकि ये चाइना के साथ जो सपोर्ट है अगर वो चले भी जाते हैं तो वो इंडिया के लिए वैसे ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। दूसरा हम देखते हैं कि यहाँ पर जो रिफ्यूज़ी हैं उनको इंडिया के जो बॉर्डर का एरिया है वहाँ पर जाकर ये आ जाते हैं, उनसे लड़ते हैं मिलिट्री से, और इसी वजह से इंडिया और जो म्यांमार की प्रॉब्लम्स है, इंटर कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है वो यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलते हैं। वो वैसे ही नहीं कर पा रहे क्योंकि जो वहाँ की प्राइम मिनिस्टर पहले थी ओंग सुयांग, वो क्या थी, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ के गई है, उसके बाद उन्होंने वहाँ पर डेमोक्रेसी लेकर आई, और इंडिया जो खुद में एक डेमोक्रेटिक नेशन है वो उसके खिलाफ कैसे जाए जो कि वहाँ पे इतना गलत किया गया है। तो एट द एंड हमें समझ में आता है कि इंडिया जो कि खुद में एक लिबरल डेमोक्रेसी है वो फिलहाल रीजनल जो सिक्योरिटी है उसको बैलेंस करने में कतरा रहा है, साथ ही में जो ह्यूमैनिटेरियन और डेवलपमेंट एम्स हैं उनके सामने यहाँ पर थोड़ा सा चैलेंजेस आए हुए हैं। तो इसी वजह से एम क्या होना चाहिए, लक्ष्य जो है हमारा कि अब हम जो लोकल एथनिक ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ यहाँ पर अगर हाथों को ज्वाइन कर लिया जाता है, ऐसा यहाँ पर माना जा रहा है कि अगर उनके साथ हम हाथ मिलाते हैं, उनको अगर सपोर्ट करते हैं तो शायद हमारे जो लक्ष्य है, प्रोजेक्ट वगैरह जो यहाँ पर बनाए गए हैं तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आ जाएंगे, उसको फिर ये जो गवर्नमेंट है वो नहीं करने देगी वहाँ पे। अगर हम मिलिट्री के साथ चले जाते हैं तो रिफ्यूजीज़ की प्रॉब्लम फिर से और बढ़ जाएगी, और हमारे खुद में जो इंसर्जेंट ग्रुप है वो यहाँ पर और ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे। तो दोनों तीनों तरफ से, हम चाइना की तरफ से भी, इंडिया की खुद की तरफ से भी, म्यांमार की तरफ से भी, तीनों तरफ से यहाँ पर इंडिया को घिरा हुआ पाते हैं, और इसी में इंडिया को अपनी जो एक्सपीडिएट है इम्प्लीमेंटेशन की, कनेक्टिविटी की और डेवलपमेंट की, वो फ़िलहाल के लिए रोकनी चाहिए, थोड़ा सा शांति से यहाँ पर काम लेना चाहिए। और वही है कि इन सभी को कैसे इंडिया हैंडल करे वो एक क्वेश्चन अभी फ़िलहाल बना हुआ है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है डू एग्ज़ाम थ्रोटल्ड इंडियाज़ एजुकेशन सिस्टम, यानी कि जो पेपर होते हैं क्या इसने इंडिया का जो एक एजुकेशन सिस्टम है उसका गला घोट दिया है। तो चलिए देखते हैं ऐसा क्यों कहा जा रहा है। यहाँ पर एक इंटरव्यू लिया गया है जी अंगत कृष्णा का और कृष्ण कुमार के साथ में, खासकर रोहित अंकर। तो ये एक इंटरव्यू में एग्जामिनेशन सिस्टम ऑफ इंडिया के ऊपर बात करते हैं और कहते हैं कि कैसे यहाँ पर जो एग्जामिनेशन सिस्टम है इंडिया में उसमें कितनी ज़्यादा समस्याएं, कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, और कितनी जो वैलिडिटी है एग्ज़ाम्स की कि वो पोटेंशियल को एसेस करता है, यानी कि किसके अंदर कितनी क्षमताएं हैं उनकी जांच करता है, वो भी कहीं ना कहीं एक इल्यूजन है। क्यों है इल्यूजन, क्यों वो लगता है कि वो भ्रम है, उसके ऊपर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले कहते हैं कि क्या रोल है इंडिया के अंदर, जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनका क्या रोल और क्या इम्पैक्ट है इंडिया में। तो ये समझ में आता है कि इंडिया का जो एग्जामिनेशन सिस्टम है उसके अंदर मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में जब से ये स्टार्टिंग हो रही है तब से हम एग्ज़ाम सिस्टम को देख पा रहे हैं। एक गेट कीपर की तरह वो काम कर रहा है यहाँ पर स्टूडेंट्स को एडवांस करने में, कि अगर आप एग्ज़ाम इसको पार कर पाएंगे तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे,
पाएंगे तो गेट कीपर की तरह वो सामने खड़ा रहता है। हालांकि इस पर काफ़ी वाइड एक्सेप्टेंस है, सभी इसको मानते हैं कि एग्ज़ाम तो होने ही चाहिए, लेकिन इसके पीछे काफ़ी लिटल साइंटिफिक बेसिस है, यानी कि साइंटिफिक अगर आप बेसिस पे इस पे काम करेंगे तो वो काफ़ी कम है और ये एडिक्वेटली यहाँ पर स्टूडेंट का जो पोटेंशियल है, जो क्षमता है, उसको भी मेज़र नहीं कर पाता है। तो ये प्रॉब्लम्स हमें दिखाई देती है। कैसे नहीं कर पाता है? एग्जाम्पल में देखिए कि कुछ ऐसे 10th और जो 12th के बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हैं वो हर साल फेल हो जाते हैं और इन्हीं कारणों की वजह से इस बात पे ध्यान तो नहीं दिया जाता है कि उनका सभी का जो बैकग्राउंड है वो कैसा है। यानी कि किसी के पास ज़्यादा रिसोर्सेज है, कोई ट्यूशन चला जाता है, किसी के पास लैपटॉप है, किसी के पास फ़ोन्स हैं, बुक्स अच्छी हैं, ये सारी सुविधाएं, और किसी के पास इनमें से एक भी चीज़ नहीं है लेकिन उनको एग्ज़ाम देना होता है सेम। तो इस वजह से कहीं ना कहीं ये समस्या है कि उनके बैकग्राउंड का ध्यान नहीं रखा जाता है और उनकी जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की बात हो रही है, एक तरीके से तो ये सामने इक्वल दिखाई देता है कि हाँ बराबर सबको एक ही एग्ज़ाम देना है, लेकिन अगर हम पीछे से जाते हैं तो जो इक्वलिटी उनको पहले ही नहीं मिली हुई है तो उसके बाद ये इक्वल एग्ज़ाम कैसे कर लिया जाता है। इक्वल अपॉर्चुनिटी का कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें इल्यूजन दिखाई देता है। उसके अलावा अगर हम इसको इंटरनेशनल सिस्टम से भी कंपेयर करें तो समझ में आता है कि कैसे कुछ एग्जामिनेशन सिस्टम जो इंडिया में है वो काफ़ी ख़राब है इंटरनेशनल सिस्टम के लेवल से। कृष्णा कुमार ये भी बोलते हैं कि मीनिंगफुल रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है इंडिया के सिस्टम में, खास करके कुछ पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं जैसे कि कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंशन एवेल्यूएशन। तो CCE जैसे सिस्टम को यहाँ पर लाया जाता है, जैसे कि यूरोप और नॉर्थ अमेरिका का अगर हम देखें तो हम देख पाएंगे कि उनके इवेल्यूएशन सिस्टम में कितने ज़्यादा सुधार किए गए हैं। हालांकि इंडिया थोड़ा सा पीछे चल रहा है, थोड़ा सा मंद गति से चलता है, स्लो है अडेप्ट करने के लिए और ओल्ड प्रैक्टिसेस की तरफ ही ज़्यादा रिवोर्ट रहता है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो यहाँ पर RTE एक्ट के लाने के बाद जो स्टैंडर्डाइज बोर्ड एग्ज़ाम किए गए हैं क्लास 8 तक, वो भी यहाँ पर थोड़ा सा देखने चाहिए। कंटिन्यूसली आप एग्ज़ाम को इवेल्युएट करते रहिए, पूरा साल उन्होंने कैसी परफॉर्मेंस दी है, ना कि रेदर उन्होंने एट द एंड में आकर एग्ज़ाम्स में क्या लिखा है, क्या यहाँ पर कोई पोटेंशियल दिख रहा है रिफॉर्म के लिए, क्या यहाँ पर कुछ सुधार हो सकता है। तो ऑथर का बोलना है बिल्कुल यहाँ पर सुधार लाए जा सकते हैं, रिफॉर्म्स लाए जा सकते हैं, जैसे कि मॉड्यूलर एग्ज़ाम्स की तरफ यहाँ पर शिफ्ट हुआ जा सकता है कि आप मॉडल्स बनाएं और मॉड्यूलर करके टाइम टू टाइम यहाँ पर एग्ज़ाम्स लिए जाएं। उसके अलावा हालांकि इसमें भी थोड़ा सा शक की गुंजाइश है, स्केप्टिसिज्म यहाँ पर दिखाई देता है कि ये चेंजेस अगर लाएंगे तो क्या सही में जो इतना कॉम्पिटिटिव सिस्टम है इंडिया का उसके ऊपर ये लागू हो भी पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। अदर पोटेंशियल रिफॉर्म्स यहाँ पर करिकुलम में लाए जा सकते हैं कि सिलेबस जो है उसको किस तरीके से बांटा जाए, जो स्कूल सिस्टम है उसका स्ट्रक्चर कैसे हो, और ज़्यादा होलिस्टिक सॉल्यूशन यहाँ पर आ सकते हैं। जो ये कंसेप्ट है मॉड्यूलर एग्ज़ाम का, इसमें स्टूडेंट्स को एक सब्जेक्ट एक टाइम पे लेने की परमिशन मिलती है कि आप सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़िए और उसी का कुछ टाइम के बाद यहाँ पर एग्ज़ाम दे दीजिए। तो इससे जो एग्ज़ाम के टाइम पे ज़्यादा स्ट्रेस आता है बच्चों के ऊपर, 7-7 8-8 उनको एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, तो वो उनका कम होगा। और ये क्यों चल रहा है एग्ज़ाम से रिलेटेड, क्योंकि अभी जो न्यूज़ है लगातार आ रही है कि कैसे एग्ज़ाम्स के अंदर यहाँ पर बहुत सारे पेपर लीक हो जाते हैं और उनकी वजह से उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट लगी हुई है। तो उसी में क्यों ना ऐसे कंट्रोल करने के बजाय और सुधार जो अल्टरनेटिव है उनके ऊपर भी यहाँ पर देखा जाए। नेक्स्ट हम चलते हैं जो कि है इंडिया विंस एट ग्रेमीज शक्ति टेक्स होम ऑनर। देखिए ग्रेमीज जो है वो एक अवार्ड यहाँ पर होता है जो कि हर साल हर एनुअली ये करवाया जाता है कैलिफोर्निया या फिर USA के अंदर, किसी भी स्टेट में ये हो सकता है। और ये अवार्ड होता है यहाँ पर म्यूजिशियंस के लिए, काफ़ी जाना माना ये अवार्ड है, काफ़ी अच्छा माना जाता है कि जो म्यूज़िक के दिग्गज हैं उनको ये अवार्ड प्राप्त होगा। और इंडिया ने अब की बार हम देख पाएंगे कि ग्रैमी में यहाँ पर अवार्ड जीता है, जिसके अंदर 2024 के ग्रैमी अवार्ड्स जो हो रहे थे कैलिफोर्निया के अंदर। अब ये ग्रैमी अवार्ड्स के बारे में कुछ और बताऊं तो ये ग्रामाफोन के ऊपर बना हुआ है। ग्रामाफोन क्या होते थे पहले, उसी नाम से इसको लेके आया गया, जो कि पहली बार किसी चीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल किए गए थे। अगर कोई सिंगर यहाँ पर म्यूजिशियन जो है वो ग्रैमी अवार्ड जीतता है तो उसको काफ़ी ख्याति प्राप्त होती है, प्रसिद्धि उसको मिलती है, माना जाता है कि उन्होंने काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन किया है। और यहाँ पर हम देख पाएंगे 5 ग्रैमीज को, जिसमें शंकर
महादेवन, गणेश राजागोपालन, उस्ताद जाकिर हुसैन, जिनको 3 ग्रैमी अवार्ड यहाँ पर मिल चुके हैं, 3 बार वो इसको जीत चुके हैं अलग अलग टाइम में। इन सबको यहाँ पर लॉस एंजलिस के अंदर ये दिखाई दिया है, ग्रैमी का अवार्ड इनको दिया गया है। तो सब बहुत खुश हैं। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से भी इनको यहाँ पर बधाइयाँ दी गई हैं। और आप लोग भी प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि ये हुआ है अब की बार इंडिया में दोनों ही चीज़ें आई हैं, ऑस्कर भी हम देख पाते हैं और दूसरा हमें दिखाई देता है यहाँ पर ग्रैमी। तो इन दोनों को ही किस किस को मिला है उस लिस्ट को याद कर लीजिएगा, देख लीजिए एक बार, उसके बाद ये हमारे लिए काफ़ी होगा। आज के लास्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि साइंस पेज से है। कह रहा है द अनयूजुअल कैबेज म्यूटेशन दैट कुड बूस्ट क्रॉप यील्ड। देखिए क्या हुआ है, एक रिसेंट स्टडी की गई है स्टेट की लेबोरेटरी के अंदर वेजिटेबल बायोग्रेडिंग को लेके, चाइनाज एकेडमी है ये, और उसके अंदर जो स्टडी है वो बता रही है कि कुछ ऐसे मेल प्लांट हैं जिनको यहाँ पर स्टेराइल बनाया जा सकता है अगर उनके डीएनए का, ये आप डीएनए देख रहे हैं, अगर इनके डीएनए का एक पार्ट जो है उसको निकाल दिया जाए। कुछ ऐसे पार्ट है यहाँ पर जीनोम डीएनए में। अब हमारा डीएनए होता है वो हमें दिखाई दे रहा है डबल हेलिक्स का होता है, ये डबल हेलिक्स दिखाई दे रहे हैं। इसके अंदर अलग अलग पेयर होते हैं, हम जो है एंडेमाइन के पेयर देख सकते हैं यहाँ पर, उसके बाद थियामाइन का पेयर देखा जा सकता है। तो एटी आपस में मिलते हैं, फिर सीजी यहाँ पर आपस में मिलते हैं। और ये जो जीन आपको दिखाई दे रहे हैं, एक सेल के अंदर हमें डीएनए दिखता है और उस सेल के डीएनए के अंदर 36,000 हमें जीन्स मिलते हैं। और हर जीन के अंदर यहाँ पर इंफॉर्मेशन है कि कैसे, जो कैबेज की अगर हम देखेंगे तो उसका कलर कैसा होने वाला है, उस पर कितने पत्ते आने वाले हैं, उसकी जो टेस्ट है वो कैसा यहाँ पर लगेगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है। और इनमें से जो कुछ मेल, अगर आप उनके जीनोम को यहाँ पर एडिट कर देंगे, हटा देंगे, इसको आपने हटा दिया यहाँ से, तो अब क्या होगा, हटाने के बाद से उनका जो रिप्रोडक्शन का काम है वो रुक जाएगा। यानी कि ऐसी कुछ रिसर्च मानी गई है कि वो लोग स्टेराइल यहाँ पर हो जाएंगे। और इससे क्या हो सकता है कि क्रॉप की यील्ड को बढ़ाया जा सकता है अगर इससे हेट्रोसिस किया जा सके। तो हेट्रोसिस कैसे करेंगे वो, अब ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहले जीन्स और जो प्रोमोटर्स होते हैं वो काम कैसे करते हैं। देखिए जो डीएनए होता है ना, वो उसके जो मॉलिक्यूल है वो 2 लॉन्ग स्ट्रैंड से बने हुए हैं, जिसके अंदर 4 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एंडेनाइन को हम यहाँ पर समझ चुके हैं, उसके अलावा हमने देखा था थाइमाइन का रिसर्च यहाँ पर। इसके अलावा हम देखेंगे जो दूसरा बचा हुआ पेयर होता है वो होता है साइटोसाइन का, जो कि ह्यूमंस में हर किसी में, जहाँ पे भी आप डीएनए को देख पाएंगे, हर किसी में यही 4 पेयर होते हैं। और फोर्थ होता है गुआनानाइन। तो ये 4 पेयर आपस में मिलते हैं। एंडेनाइन जो होता है वो हमेशा थाइमाइन के साथ पेयर बनाता है, और साइटोसाइन जो होता है वो हमेशा गुआनानाइन के साथ यहाँ पर पेयर बनाता है। तो इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं, इनमें इन्फॉर्मेशन होती है। और जब आपको कोई भी यहाँ पर सीक्वेंस होता है, एक जीन जो होता है वो सीक्वेंस होता है डीएनए मॉलिक्यूल का, और वो यहाँ पर आरएनए के अंदर कॉपी करता है। डीएनए जो एक सेल के अंदर है वो यहाँ पर अंदर बैठा हुआ है, वो कभी भी बाहर नहीं आता है। वो यहाँ पर अपनी सीक्वेंस को, एक इन्फॉर्मेशन को देगा आरएनए को। इंसानों में भी आरएनए होता है और हर किसी में जिसमें डीएनए उनके अंदर आरएनए भी पाया जाता है। हाँ, हर किसी में आरएनए है, उनके अंदर हर किसी में डीएनए नहीं होगा। अगर प्लेन्स में ये आता है तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट ठीक है, क्योंकि प्लांट्स में हम देखते हैं कि ज़्यादातर हमें आरएनए ही दिखाई देता है, डीएनए दिखाई नहीं देता है। लेकिन ह्यूमंस में आरएनए प्लस डीएनए दोनों यहाँ पर होते हैं। अब ये क्या करेगा, आरएनए को यहाँ पर एक मैसेंजर आरएनए बनाकर भेजेगा कि तुम जाओ और यहाँ पर जो राइबोसोम होते हैं उनको यहाँ पर बताओ कि कौन सा प्रोटीन बनाना है बॉडी को ठीक रखने के लिए। प्रोटीन फॉर्मेशन जो हमारी बिल्डिंग ब्लॉक है बॉडी का, वो यहाँ पर बनाया जाता है। तो ऐसा ही एक नोटेबल कैबेज प्लांट म्यूटेशन देखने को मिली है। 44 साल तक, 44 ईयर्स तक ये रिसर्च जो है, एक रिसर्च पहले भी ऐसी हुई थी म्यूटेशन से रिलेटेड रिसर्चर में, जिसमें कैबेज के प्लांट को यहाँ पर बोला गया था कि वो इनकैपेबल है प्रोड्यूसिंग पोलन की, ये पोलन नहीं बना सकता है। पोलन क्या होता है, पोलन होता है आपका यानी कि रिप्रोडक्शन के लिए जो एक प्लांट से दूसरे प्लांट के अंदर जाता है, और पोलन, और वो जब फीमेल की ओवरीज में प्लांट्स में जाता है तो हम देख पाते हैं कि वहाँ पर रिप्रोडक्शन होता है, दोबारा से नया प्लांट बनता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है
कि यहाँ पर क्योंकि ये पोलन नहीं बना रहा है, तो अगर इसको म्यूटेट कर दिया जाएगा और म्यूटेट करके यहाँ पर इसको बोला जाएगा MSCD1। अब ये क्या होगा, जो म्यूटेट प्लांट्स होंगे ये अपने एग्स को फर्टिलाइज कर पाएंगे पोलन से, जो नॉर्मल प्लांट्स होते हैं उनके पोलन से। और इसमें जो प्रोसेस है उसको आउट क्रॉसिंग बोला जाएगा, कि अब ये खुद से खुद में तो नहीं कर पा रहे, कैबेज से कैबेज नहीं हो रहा, लेकिन किसी और नॉर्मल प्लांट से आउट क्रॉसिंग कर रहे हैं, जिसके अंदर जो हेट्रोसिस होता है वो और ज़्यादा बढ़ेगा। प्रोडक्ट की यहाँ पर प्लांट्स की यहाँ पर क्या होगी, ग्रोथ जो है वो बढ़ जाएगी। इसका इम्पैक्ट एक सिंगल बेस पेयर पे पड़ेगा। देखिए क्या है कि जो स्पेशलिस्ट है उन्होंने फाउंड किया कि जो म्यूटेशन हुई है इसमें एक बेस पेयर की कमी है। यहाँ पर 36,000 ये आप पेयर देख पा रहे हैं, एक पेयर यहाँ पर ये ए मान लीजिए थेमेनाइन है, ये एंडेनाइन है, और ये एक पेयर बना हुआ। अगर आप इस एक पेयर को हटा देंगे ना, इसकी वजह से यहाँ पर हम देख पाएंगे कि म्यूटेशन हो गया है, तो स्टेरलाइजेशन की यहाँ पर प्रॉब्लम है। अगर इस पेयर को आप इसमें दोबारा से लगा दोगे, क्योंकि ये पेयर नहीं है, आप इस पेयर को लगा दीजिए, अब क्या होगा, अब जो स्टेरिलिटी थी वो ख़त्म हो जाएगी। रिप्रोडक्शन जो है वो यहाँ पर मेल्स का फिर से बढ़ेगा, इसमें रिप्रोडक्शन बनेगा, तो उससे हम देख पाएंगे कि कैसे जो मेल प्लांट है वो यहाँ पर MSCD1 लगाने के बाद से फिर होके और ज़्यादा प्लांट की जो एबिलिटी है प्रोड्यूस करने की पोलन वो एकदम से बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से जो फीमेल प्लांट्स हैं वो क्या कर पाएंगे, ज़्यादा रिप्रोड्यूस यहाँ पर कर पाएंगे। इसके लिए बैलेंस बनाना ज़रूरी है फर्टिलिटी का। तो इसी काम पे अब किया जा रहा है कि कैसे MSCD1 जो प्रोटीन है उसको बनाया जाए, और साथ में जो मेल यहाँ पर है उनके अंदर इसको डाला जाए जीन एडिटिंग के द्वारा। तो काफ़ी प्रॉमिसिंग आउटकम इसके आने वाले हैं, देखते हैं कि कैसे ये काम करेगा। और खैर अभी के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन हमें पता चली है, और यहीं पे हमारा आज का न्यूज़पेपर ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। जिसको भी अच्छा लगा है तो डेली यहाँ पर ऐसे ही न्यूज़पेपर का एनालिसिस मिल जाएगा आपको चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अच्छा लगा है तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मैं भी मोटिवेट होकर और अच्छे से वीडियोज़ बनाऊँगी। सो थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।